हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे पहले जरूर देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमें मार्ली और यहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी एपिसोड नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है मिडनाइट ट्रेन। एपिसोड की शुरुआत में हम मार्ली जनरल्स को देखते हैं जो पिछले एपिसोड में हुई वॉर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ हम जान पाते हैं कि मार्ली ने टाइटन्स का यूज कर कई वॉर्स जीती हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजीज के सामने टाइटन पावर कमजोर पड़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाइटन्स इनके किसी काम के नहीं रहेंगे। हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ज़ीक एक सुझाव देता है कि उन्हें अपना पैराडाइस आइलैंड वाला मिशन फिर से शुरू करना चाहिए और फाउंडिंग टाइटन की पावर कब्जे में कर लेनी चाहिए। अगर वो शक्ति उनके हाथ लग गई तो बाकी के देश हमारे नाम से ही थर थर कांपेंगे। जनरल बोलता है कि तुम सही कह रहे हो गोल्डन बॉय, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी में अब बस 1 साल ही बचा है। ज़ीक कहता है कि हाँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम ये मिशन इसी 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दें। उसे डर है कि उसके बाद कॉल्ट को 20 टाइटन की सभी पावर्स नहीं मिलेंगी और मार्ली जनरल्स ज़ीक की बात से सहमत हो जाते हैं। कुछ देर बाद कॉल्ट ज़ीक से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक मार्लियन ने एक एल्डियन की बात मान ली। ज़ीक, तुम अपने 20 टाइटन से बाकी टाइटन्स को कैसे कंट्रोल कर लेते हो? तुमसे पहले कोई 20 टाइटन ऐसा नहीं कर पाया था। तुम में आखिर ऐसा क्या खास है? दोस्तों, ज़ीक ने अभी तक मार्ली और बाकी सभी लोगों से ये बात छुपा कर रखी है कि वो असल में एक रॉयल ब्लड है। ज़ीक कहता है कि जब कॉल्ट उसका 20 टाइटन इनहेरेंट करेगा तो उसे ज़ीक की मेमोरीज भी मिलेंगी और उसे ज़ीक का बड़ा सीक्रेट पता चल जाएगा। तभी वहां पर कैप्टन मेगाथ आ जाता है और ज़ीक तुरंत ही टॉपिक चेंज कर देता है। मेगाथ बोलता है कि पिछले 3 सालों में उनकी कोई भी बैटलशिप पैराडाइस आइलैंड से लौटकर नहीं आई है, जिस पर ज़ीक कहता है कि 32 मिलिट्री शिप्स को डिस्ट्रॉय करने का काम एटलीस्ट 2 टाइटन्स कर रहे होंगे। यहाँ ज़ीक एरन और आर्मिन की बात कर रहा है, जिसके पास अब कोलोसल टाइटन है। ज़ीक ये भी कहता है कि हमें खतरा सिर्फ टाइटन से नहीं है, और यहाँ ज़ीक सर्वेकॉप्स की बात कर रहा था, खासकर एक्रमेंस की। आज भी ज़ीक लिवाई के बारे में सोचकर ही डर जाता है। वहीं इधर राइनर को भी मिकासा का नाइटमेयर आता है और वो जाग जाता है। राइनर के साइड में ही पोर्को बैठा हुआ था। पोर्को के पास अभी जॉ टाइटन है जो कि उसने ईमिर को खाकर लिया है, ये वाली ईमिर, ना कि फाउंडर ईमिर। राइनर पोर्को को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। पोर्को कहता है कि अगर 9 साल पहले आर्मर टाइटन तुम्हारी जगह मुझे मिला होता तो इस सब की नौबत ही नहीं आती और मेरा बड़ा भाई मार्शल भी जिंदा होता। अब पोर्को के पास ईमिर की मेमोरीज भी आ गई थी, तो वो राइनर को ताने मारता है कि कैसे वो पैराडाइस आइलैंड के लोगों के साथ दोस्त बनने का नाटक कर रहा था, कैसे वो मार्शल बनने का नाटक कर रहा था। तभी यहाँ पीक आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, बदसूरत दिखने वाले कार्ड टाइटन की होल्डर एक काफी सुंदर लड़की पीक है और 2 महीनों से अपने टाइटन फॉर्म में होने की वजह से इंसानी रूप में यह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पीक राइनर से कहती है कि तुम्हें गाबी और बाकी बच्चों से मिलना चाहिए, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी। बाहर हम 4 वॉरियर कैंडिडेट्स को देखते हैं। ऊडो को चिंता थी कि अगर टाइटन्स की कोई वैल्यू नहीं रही तो एल्डियंस का क्या होगा, क्योंकि मार्ली देश में वैसे ही उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। यूजलेस होने पर उन्हें शायद मार दिया जाएगा। तभी यहाँ राइनर आ जाता है और ये चारों उसे सही सलामत देख काफी खुश होते हैं। ये चारों राइनर को काफी रिस्पेक्ट करते हैं और राइनर को इन चारों में अपने बचपन के दिन दिखाई देते हैं, जब वो बेर्थोल्ट, एनी और मार्शल ऐसे ही वॉरियर कैंडिडेट्स हुआ करते थे। शाम को ये सभी ट्रेन में बैठकर अपने घर लाइबेरियो के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में कॉल्ट सभी सोल्जर्स को बताता है कि कैसे गाबी ने अपनी जान खतरे में डालकर उन सभी एल्डियन सोल्जर्स की जान बचाई है, और ये सुन वो सब गाबी की जय जयकार करने लगते हैं। राइनर को ये भी यकीन था कि उसके बाद गाबी ही अगली आर्मर टाइटन बनेगी, लेकिन फॉल्को ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए नहीं कि वो उससे जलता था, बल्कि इसीलिए कि उसे गाबी की चिंता है। अगर वो टाइटन शिफ्टर बन गई तो 13 साल बाद ही मर जाएगी, या शायद उससे पहले ही। राइनर फॉल्को को याद दिलाता है कि टाइटन वॉरियर बनना कितने गर्व की बात है, और अगर वो गाबी को सच में बचाना चाहता है तो उसे खुद आर्मर टाइटन बनना होगा, और उसके लिए उसे गाबी को सरपास करना होगा। अगले दिन ये अपने होम टाउन लाइबेरियो पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि एल्डियंस शहर के एक अलग ही हिस्से में रहते हैं जो दीवारों से घिरा हुआ है।
और इसे कंटेनमेंट एरिया कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके आर्म बैंड की। सभी एल्डियंस की पहचान हो सके इसलिए उन्हें हर समय एक आर्म बैंड पहनना होता है। सफेद आर्म बैंड नॉर्मल एल्डियंस के लिए, पीला आर्म बैंड वॉरियर कैंडिडेट्स के लिए और लाल बैंड टाइटन शिफ्टर्स और उनकी फैमिली के लिए है। इनके कलर्स के हिसाब से ही इन्हें यहाँ इज्जत दी जाती है और लाल कलर के आर्म बैंड्स वाले एल्डियंस को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है। इन सभी एल्डियंस को इंटरमेंट जोन में ले जाकर छोड़ दिया जाता है और सभी सैनिक अपनी फैमिलीज से मिलते हैं। ज़ीक भी अपने दादा दादी से मिलता है जिन्हें उस पर बहुत गर्व था। राइनर और गाबी भी अपने परिवार वालों से मिलते हैं। फॉल्को की नजर कुछ घायल सोल्जर्स पर जाती है जिनका वॉर की वजह से मानसिक संतुलन हिल चुका है। ये इतने ट्रॉमा में थे कि कॉज़लो का चिल्लाना इन्हें बॉम्ब जैसा लग रहा था और इनमें से एक सोल्जर डर के मारे नीचे गिर जाता है। फॉल्को को इनके लिए बुरा लगता है और वो इनमें से एक घायल सोल्जर को उठाने लगता है। वॉर में इसका एक पैर कट गया था। फॉल्को नोटिस करता है कि इस सोल्जर ने अपना आर्म बैंड गलत हाथ में पहना हुआ था। फॉल्को उसे सही जगह पहना देता है। इसके बाद रात को हम राइनर और गाबी को फैमिली डिनर पर देखते हैं। राइनर असल में गाबी का अंकल भी है। यहाँ गाबी सभी को अपने बहादुरी के किस्से सुनाती है। राइनर से पूछा जाता है कि वो पैराडिस आइलैंड पर उन डेविल्स के साथ इतने सालों तक कैसे रहा। पैराडिस आइलैंड के लोगों को यहाँ डेविल्स बोला जाता है। राइनर बताता है कि वो 5 साल उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। वहाँ हर तरह के शैतान थे। एक लड़की जो असेंबली के दौरान ही आलू खाने लगी और वो आलू चोरी का था। कमांडर ने जब उसे पकड़ा तो वो उसे रिश्वत देते हुए आधा आलू ऑफर करती है, लेकिन वो हिस्सा आधे से भी कम था। ये हमारी प्यारी पोटैटो गर्ल साशा की बात कर रहा है। एक बेवकूफ जो बाथरूम में जाकर यही भूल जाता है कि वो उसमें क्या करने आया था। ये लाइन कॉनी के लिए थी। एक कमीना जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। ये लाइन जीन के लिए थी। एक लड़का जो बिना कुछ सोचे बस लड़ने के लिए कूद पड़ता है। यहाँ एरन की बात हो रही है और राइनर की ये सब बातें सुन सबकी रूह कांप जाती है। लेकिन गाबी बोलती है कि हर तरह के लोग से क्या मतलब, वहाँ सभी बुरे लोग ही होंगे ना। फिर राइनर की मॉम गाबी से कहती है कि पैराडिस के सभी एल्डियंस बुरे लोग हैं और हम अच्छे एल्डियंस हैं। जब तक वो बुरे एल्डियंस मारे नहीं जाएंगे हम खुशी से नहीं रह सकते। यहाँ बच्चों का छोटी उम्र से ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है जिससे वो भी पैराडिस आइलैंड के लोगों को डेविल समझें। लेकिन राइनर का दिल ये बात जानता है कि पैराडिस आइलैंड के लोग भी इनके जैसे ही हैं। अगली सुबह ज़ीक बाकी वॉरियर्स के साथ मीटिंग रखता है और यहाँ कॉल्ट भी था। ज़ीक इन्हें बताता है कि अब इन्हें जल्द से जल्द पैराडिस पर अटैक करना होगा। पहली वजह तो फाउंडिंग टाइटन है, लेकिन दूसरी वजह है कि पैराडिस आइलैंड नेचुरल रिसोर्सेस का भंडार है। लेकिन इसके लिए इन्हें टाइबर्स की हेल्प लगेगी। इसके बाद ज़ीक अपने पास से टाइबर फैमिली की एक फोटो निकालता है। दोस्तों, नोवा और आखिरी टाइटन इसी टाइबर फैमिली के पास है जिसका नाम है द वॉर हैमर टाइटन। टाइबर फैमिली ने ग्रेट टाइटन वॉर में एल्डियन किंग को हराने में काफी हेल्प की थी, इसीलिए टाइबर फैमिली को पूरी दुनिया में काफी सम्मान मिलता है। पोर्को बोलता है, लेकिन टाइबर्स हमारी मदद क्यों करेंगे? एल्डियंस होते हुए भी वो महलों में रहते हैं और वो आज तक किसी वॉर में लड़ने के लिए भी शामिल नहीं हुए हैं। ज़ीक कहता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन उन्हें भी हमारी तरह अपने देश मार्ली की चिंता है। कुछ दिन में लिबेरियो के अंदर ही एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करवाया जाएगा जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होंगे और इसी फेस्टिवल में टाइबर्स पैराडिस आइलैंड पर जंग का ऐलान करेंगे। हम एक दूसरा रूम भी देखते हैं जहां कुछ मार्लियन ऑफिसर्स उनकी सभी बातें सुनकर रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने वॉरियर्स तक पर भरोसा नहीं है। ऑफिसर्स को इनकी बातें नॉर्मल ही लगती हैं, लेकिन मेगाथ को डाउट था कि शायद ज़ीक ने कोई इशारा कर दिया होगा कि हमारी बातें सुनी जा रही हैं और राइनर फोनोग्राफ को देखकर ये बात समझ गया था। खैर, अगले दिन राइनर फॉल्को और बाकी वॉरियर कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे फिर से उस घटिया आइलैंड पर जाना पड़ेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड में एल्डियंस के आर्म बैंड्स के बारे में ही बताया गया है। और दोस्तों, इस एपिसोड में एक बहुत ही खास इंसान ने कैमियो किया है। अगर आपने उस इंसान को पहचान लिया तो कमेंट में बस यस लिख देना। बाकी अगले एपिसोड में तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं किस खास इंसान की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ये अगला एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि उसमें हमें राइनर, एनी, बेर्थोल्ट और मार्शल की बैक स्टोरी के बारे में पता चलेगा कि ये टाइटन्स कैसे बने, ये पैराडिस में कब और कैसे घुसे, और भी बहुत कुछ। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो।
मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एपिसोड नंबर 3 के साथ। शुक्रिया।